हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार में, पार्थ फोस्टर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला है। कुछ ही दिनों में एडमिट कार्ड आउट हो जाएंगे इसके, है ना। जो दिन जा रहे हैं सिर्फ वही दिन जा रहे हैं। मे बी पॉसिबल कि आपको इन द कमिंग 10 डेज एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड आपके सामने आ सकता है, फिर हो सकता है, राइट। प्री का एग्जाम होगा, प्री के जस्ट बाद फिर मेंस का एग्जाम होगा। प्री के रिजल्ट के 15 या 20 दिनों के बाद आपका मेंस का एग्जाम पॉसिबल है, क्योंकि फरवरी में दिखा रहा है डेट उसकी। तो लेट्स नॉट वेट फॉर द प्री रिजल्ट आउट, है ना। प्री का रिजल्ट आउट हो उसका वेट हम नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। मेंस की स्टार्ट करेंगे अभी से ही साइमल्टेनियसली। डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो तब तक मेंस का एग्जाम आते आते हम लोग इतना तो कर ही लेंगे कि हम अच्छा स्कोर करके आ सकें, राइट। सो डेली आई एम कमिंग अप विद द 3 न्यू पजल्स फॉर मेंस रीजनिंग। रीजनिंग की मेंस लेवल की डेली 3 नई पजल लेके आ रहा हूं मैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेसिस पे, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, या कोई भी एग्जाम हो, उनके बेसिस पे किस तरीके की पूछी गई है वही पजल मैं आपके सामने रोज लेके आ रहा हूँ, राइट। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2 सेशंस। 2 सेशन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग टोटल 6 पजल कर चुके हैं। हर एक पार्ट में 3 पजल करते हैं। टुडे इज द डे नंबर 3। टुडे इज द डे नंबर 3 ऑफ आवर means reasoning, and today also we are gonna complete 3 important puzzles which we can expect in a exam। और जो मैं पजल आज करने वाला हूँ, ये पजल प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछी गई है, चाहे एसबीआई क्लर्क का हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम, right? So let's not waste any moment, let's not waste any time and begin the session. But before starting the session, I want you all to give us a like, share the video, and let me know in the comment section that are you guys getting benefit from this session or not. Okay, so let's start the session. But before starting the session, I want you all to subscribe the channel if you're new on this channel. And for the PDF, you can join this Telegram channel Reasoning Search, जिसकी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे लिंक दे रखी है। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज की पहली पजल के साथ। और आज की पहली पजल आप सभी के सामने इतनी छोटी पजल नहीं है, कुछ पार्ट्स में अलग अलग स्लाइड में रखा है। पहला पार्ट आप सभी के सामने ये है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। पढ़ेंगे इस पार्ट को। क्या बोला जा रहा है कि 8 पर्सन आर सिटेड इन अ स्क्वायर टेबल। 8 लोग इस स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं। वेयर 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर, जिसमें 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं। एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, और कॉर्नर वाले सेंटर में फेस कर रहे हैं। कॉर्नर वाले कहाँ पे फेस कर रहे हैं? कॉर्नर वाले सेंटर फेस कर रहे हैं। और जो मिडिल वाले होंगे, जो साइड पे बैठे होंगे, वो कहाँ फेस करेंगे? फिर इस हिसाब से आउटसाइड करेंगे, ठीक है। एंड 4 ऑफ देम सिट एट द मिडिल ऑफ द साइड एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब आउटसाइड कर रहे हैं। ऑल द पर्सन, फिर उसके बाद ऑल द पर्सन आर शिफ्टेड टू द रूम्स पी एंड क्यू। अच्छा जी, ये कोई नई चीज आई है कि जितने भी पर्सन है, वो जो 8 लोग हैं, 8 लोग मुझे नहीं पता कौन कौन से, लेकिन जो 8 लोग हैं वो 2 रूम में शिफ्ट हो गए, एक रूम नंबर पी और एक रूम नंबर क्यू। ऑन अ रोलिंग डाई, डाइस आएगा यहाँ पे, ऑन अ रोलिंग डाइस, है ना। एक पासे के आधार पे इन लोग को फिक्स किया गया कौन सा रूम पी में आएगा, कौन सा रूम क्यू में आएगा। एंड देन अरेंज इन पैरेलल रो। और उसके बाद पहले तो हमें ये वाला अरेंजमेंट बनाना है, फिर अरेंजमेंट नंबर 2 ये बनाना है, और अरेंजमेंट नंबर 3 क्या बनाना है? पैरेलल रो का बनाना है। मतलब 3 अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट 1, अरेंजमेंट 2 और अरेंजमेंट 3। ठीक है, देखने में छोटी सी लग रही है, देखते हैं इसका क्या बनेगा अरेंजमेंट और किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपना यहां से। यहाँ पे अपने पास 3 अरेंजमेंट की लिस्ट दे रखी है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास 3 अरेंजमेंट की लिस्ट दे रखी है, अरेंजमेंट नंबर 1, अरेंजमेंट नंबर 2 एंड अरेंजमेंट नंबर 3। तो स्टार्ट करेंगे अरेंजमेंट नंबर 1 के साथ। अरेंजमेंट नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है? अरेंजमेंट नंबर 1 में देखो, स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है, सबसे पहले स्क्वायर से स्टार्ट करना है। सभी लोग स्क्वायर के अराउंड बैठे हैं, कुछ लोग कॉर्नर पे, कुछ लोग मिडिल पे हैं। 4 मिडिल और 4 कॉर्नर पे, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट नंबर 1 हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, अरेंजमेंट नंबर 1। और इसके लिए 2 स्क्वायर टेबल बना लेंगे। 2 पॉसिबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, स्क्वायर नंबर 1 एंड स्क्वायर नंबर 2, राइट। 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, और कॉर्नर वाले कहाँ कर रहे थे? सेंटर में फेस कर रहे थे। और जो मिडिल में बैठे थे वो लोग आउटसाइड कर रहे थे। एंड दोज हु वर सिटिंग एट द मिडिल वर फेसिंग द आउटसाइड, लाइक दिस वन इज द सेकंड केस, दिस वन इज द फर्स्ट केस। ओके, सो यही बोला ना, कॉर्नर सेंटर मिडिल आउटसाइड। लेट्स चेंज द कलर टू ग्रीन एंड so that we can see the content more clearly. So in arrangement 1 it is given n sits 3 person away from x। n 3 person दूरी पे x है, और x जो कि सेंटर में फेस कर रहा है, ठीक है। x अगर सेंटर में फेस कर रहा है तो x को 2 जगह फिक्स मैंने ऐसे कर लिया, और n से 3 प्लेस दूरी है, 1 2 n यहाँ पे आ जाएगा, या फिर 1 2 n अपना यहाँ पे आ जाएगा।
जेड इमीडिएट राइट में है एन के, तो जेड अपना इस केस में ऐसे बनेगा और इस केस में जेड अपना ऐसे बनेगा। एल जो है 3 लेफ्ट में है जेड के, एल 3 लेफ्ट में जेड के, तो इसका मतलब इनसाइड कर रहा है, तो 1 2 3 एल यहां आएगा और इस केस में 1 2 3 यहां आएगा एल, ठीक है। नेक्स्ट एफ सेकंड राइट ऑफ एल, एफ दो राइट में एल के, तो एफ इस केस में ऐसे बन जाएगा और इस वाले केस में एफ अपना यहां पे बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एफ सेकंड राइट ऑफ एल। नेक्स्ट टी सिट्स एडजेसेंट टू जेड, टी जेड के पास आएगा तो यहाँ पे टी ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे टी केवल यही एक जगह बचेगी, ठीक है। एंड थर्ड राइट ऑफ वी, और 3 राइट में वी के, अब टी 3 राइट में वी के, इसका मतलब 1 2 वी यहाँ तो नहीं आ पाएगा क्योंकि तो लेफ्ट हो जाएगा, तो वी को रखो यहाँ पे और देखो टी 3 राइट में हो गया वी के, 1 2 3। यहाँ पे 3 राइट में वी के, तो 1 2 छोड़ के वी यहाँ नहीं आ सकता और यहीं से अगर आता वी तभी टी जो है 3 राइट में, तो वी के यहां पे रखूंगा अगर वी को, तो 3 लेफ्ट हो जाएगा, तो केस नंबर 2 क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, केस नंबर 2 इज रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, आई इज वन ऑफ द पर्सन, कोई एक पर्सन आई भी है तो आई अपना कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई अरेंजमेंट नंबर 1 की। अरेंजमेंट नंबर 1 हमने फुलफिल कर दिया, जो भी हमसे बोला गया था स्क्वायर टेबल के राउंड बिठा दिया। अब अरेंजमेंट नंबर 2 में क्या करना है, अरेंजमेंट नंबर 2 में क्या करना था कि ऑल द पर्सन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जितने भी लोग हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाइस फेंका गया है, डाई नहीं आएगा, डाइस आएगा, डाइस मतलब पासा फेंका गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इन सभी को अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं लगाता हूं तो देखो क्या बनेगा, सबसे पहले एफ आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एफ, एफ के बाद कौन आएगा, आई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एफ आई, आई के बाद एल आएगा, फिर एन आएगा, है ना, एफ आई एल एन। उसके बाद कौन आएगा अपना, टी आएगा, फिर वी आएगा, फिर एक्स आएगा एंड एट द लास्ट जेड आएगा। ये सब हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा लिया। और द पर्सन गेटिंग इवन नंबर्स आर शिफ्टेड टू रूम पी, मतलब जो इवन नंबर ला रहे हैं वो रूम पी में जा रहे हैं, इवन नंबर रूम पी, है ना। और जो ऑड नंबर लाएंगे रूम क्यू में जाएंगे, यही बोला क्या इसमें, द शिफ्टेड टू रूम पी वेयर एज द पर्सन गेटिंग ऑड नंबर शिफ्टेड टू रूम क्यू, है ना। इवन नंबर रूम पी, ऑड नंबर रूम क्यू। दस 4 पर्सन आर देयर इन ईच रूम, हर एक रूम में 4 लोग हैं, ठीक है। द फॉलोइंग इज द नंबर शोन इन द डाइस इन द सेम ऑर्डर फॉर ईच पर्सन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पर्सन के नाम लिखे ना उसी क्रम में उनको ये अंक प्राप्त हुए डाइस फेंकने पे। तो 4 3 5 6 2 1 5 4, क्या क्या नंबर है, 4 3 5 6 2 1 5 4, 6 2 1 5 4। तो इस हिसाब से मुझे क्या पता चलता है कौन कौन से इसमें कौन कौन से रूम में जाएंगे। देखो इवन नंबर रूम पी, तो ये जो जाएगा एफ किस में जाएगा, रूम नंबर पी में जाएगा। 3 ऑड नंबर मतलब ये क्यू में जाएगा, 5 ऑड मतलब क्यू में जाएगा, 6 इवन मतलब ये रूम नंबर पी में आएगा, ये भी रूम नंबर पी में आएगा। दिस वन विल गो इन रूम नंबर क्यू, दिस वन इज ऑल्सो इन रूम नंबर क्यू एंड दिस वन इज पी, है ना, रूम नंबर पी। तो पी में 1 2 3 4, 4 पी के हो गए, 1 2 3 4 4 क्यू के हो गए। ये अपना सेकंड अरेंजमेंट भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। फिर तीसरे अरेंजमेंट में क्या बोला, इन अरेंजमेंट नंबर 3 ऑल द पर्सन आर मेड टू सिट इन 2 पैरेलल रोज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टुवर्ड्स फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब दो पैरेलल रो है, दो पैरेलल रो है और दोनों ही रो में पर्सन को जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज किया गया है। द पर्सन फ्रॉम रूम पी सिट्स इन रो वन, रो वन के पर्सन, रो वन के पर्सन रूम नहीं, रूम पी के पर्सन रो वन में आएंगे, रूम पी रो वन में जाएंगे पर्सन, और फ्रॉम रूम क्यू रो टू, और रूम क्यू के जो पर्सन है वो किस में जाएंगे, रो नंबर 2 में जाएंगे वो पर्सन, ठीक है। द पर्सन इन रो टू सिट एग्जैक्टली बिहाइंड द पर्सन इन रो वन, रो वन के जस्ट बिहाइंड बैठे हैं, तो रो वन के जस्ट बिहाइंड बैठे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि ये रो नंबर 1 है, इसमें 4 लोग आने हैं अपने और सभी नॉर्थ करेंगे, 1 2 3 और 4, और इसके बिहाइंड मतलब दूसरी रो आ जाएगी इसके नीचे ऐसे, और ये लोग भी चारों के चारों कहाँ करेंगे, नॉर्थ में करेंगे। और सभी लेफ्ट टू राइट बैठे थे, लेफ्ट टू राइट में रूम नंबर पी में देखो कौन कौन से आएंगे, रूम नंबर पी में कैसे बैठना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठना है। और इधर बोला है ऑल द पर्सन आर मेड टू सिट इन 2 पैरेलल रोज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाना है लेफ्ट से राइट तक। तो रूम पी में देखेंगे, रूम पी में कौन कौन से थे, एक तो एफ था, एफ एन टी और जेड, ये चारों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, तो एफ एन टी और जेड चारों अरेंज हो गए।
और रूम नंबर 2 में सॉरी रो नंबर 2 में रूम क्यू के आएंगे तो आई एल वी एक्स, ये चारों भी अरेंज है, आई एल वी और एक्स। तो ये तीनों अरेंजमेंट हो गए। पजल में था कुछ भी नहीं, बहुत बकवास पजल थी, और ये आपके एसबीआई क्लर्क 2019 में पूछी गई पजल है। मतलब दिस इज नॉट अ सेम पजल बट काइंड ऑफ मेमोरी बेस्ड पजल है, इसी टाइप की पजल आपकी एसबीआई क्लर्क 2019 में पूछी गई थी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में कभी कभी इजी पजल भी आ जाती है। इट डिपेंड्स ऑन आवर सिलेक्शन कि हम किस पजल को सिलेक्ट कर रहे हैं और कौन सी पजल छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये अगर आपके इस टाइप की पजल आती है दोबारा से, तो और इसी टाइप की इजी पजल आती है, तो मतलब डुएबल पजल है और आसानी से हम लोग इसमें 3 से 4 नंबर अपने ग्रैब कर सकते हैं। तो था कुछ भी नहीं, बस 3 अरेंजमेंट थे, अरेंजमेंट नंबर 1, अरेंजमेंट नंबर 2 और अरेंजमेंट नंबर 3। टाइम वेस्ट कराने की बात थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, देखो यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, आप लोग इस पजल को हिंदी में भी देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एन इन अरेंजमेंट 1। अरेंजमेंट 1 में एन के 3 लेफ्ट कौन है? तो अरेंजमेंट नंबर 1 ये गया, एन का 3 लेफ्ट मतलब आई एफ वी, कौन आ रहा है? वी आ रहा है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वी इज द राइट। ठीक है, सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिप्लेस्ड बाय एक्स। एक्स के द्वारा कौन सा पर्सन रिप्लेस हुआ है यदि एक्स टी एन एफ रूम पी में चले जाएं? ठीक है, रूम पी में, अगर रूम पी में कौन कौन चला जाए, एक्स टी एन एफ, रूम पी में एक्स टी एन एफ आ जाए, ये न्यू रूम पी मतलब न्यू लोग आ गए। और ओल्ड लोग कौन थे रूम पी में? ओल्ड लोग कौन थे? एक तो था एफ एन टी और जेड, कौन कौन थे? एफ एन टी जेड। तो देखो एक्स ने रिप्लेस किसको किया है, देखो टी एन एफ तो सेम आ रहा है, एफ ने एक्स ने रिप्लेस किया है जेड को, एक्स ने रिप्लेस किया है जेड को, तो इट मींस आपसे यही बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिप्लेस्ड बाय एक्स। एक्स के द्वारा कौन रिप्लेस हुआ है? एक्स के द्वारा जेड रिप्लेस हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बना के देगा। नेक्स्ट, ये आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बने। ठीक है, दिस वन इज फॉर योर होमवर्क। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पजल। आज की सेकंड पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई। बोल रहा है 12% दैट इज जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू के जे आई एच जी एंड ई आर सिटेड इन टू पैरेलल रो। दो पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, 7 सीट्स इन ईच रो, मतलब दो पैरेलल रो है जिसमें हर एक रो में 7 सीट है और 12 लोग फिक्स करने हैं, तो इस हिसाब से दोनों ही रो में एक एक वैकेंट होना है। ठीक है, द पर्सन इन बोथ द रोज आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, और दोनों ही रो के पर्सन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द सीट्स इज इन ईच रो इज वैकेंट, और दोनों ही रो में एक एक सीट वैकेंट है। द पर्सन इन रो 1 फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, रो 1 के पर्सन नॉर्थ फेस कर रहे हैं, while द पर्सन इन रो 2 फेस टुवर्ड्स साउथ, और रो 2 के पर्सन साउथ कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एक तो हमें ये नहीं पता कौन सी रो में कौन से पर्सन बैठे हैं, ये हम लोग को रैंडमली डिसाइड करने पड़ेंगे क्वेश्चन को पढ़ के। और दूसरी चीज ये है कि हमें ये भी नहीं पता वैकेंट का कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फटाफट से। रो 1 में सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका पूरा डेटा दे रखा है, और यहाँ पे हमने एक पूरी खाली स्लाइड ले ली। तो ये रो 1 ले ली हमने, और इसमें 7 सीट आनी है, कितनी आनी है? 7 सीट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये रो नंबर 2 है क्योंकि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और इसमें भी 7 सीट्स आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये केस नंबर 1 नाम दे देते हैं, और एक और केस ले लेते हैं 7 सीट्स वाला, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे भी 7 सीट्स हम लोग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दिस वन इज रूल नंबर 2, केस नंबर 2, सॉरी, राइट। फिर देखिए आगे हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि द पर्सन इन रो 1 फेस टुवर्ड्स नॉर्थ व्हाइल द पर्सन इन रो 2 फेस टुवर्ड्स साउथ, रो 2 के साउथ कर रहे हैं। ओके, पर्सन इस तरीके से एक एक वैकेंट है, मुझे नहीं पता कौन सी है, यहाँ पे हम लोग का डेटा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को फिक्स करनी है चीजों को सारी। ठीक है, बोल रहा है वाई सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, वाई किसी एक कोने से तीसरे नंबर पे है और इमीडिएट राइट में है वैकेंट सीट के। अच्छा जी, ठीक है, तो वो कहने का मतलब ये है कि वाई किसी एक कोने से तीसरे नंबर पे है, तो किसी एक कोने से तीसरे नंबर पे, तो मतलब एक, तो मान लो लेफ्ट कोने से होगा तो वाई ऐसे बनेगा, और मान लो राइट कोने से होगा तो एक, तो वाई ऐसे बनेगा। कुछ भी हो सकता है, साउथ और नॉर्थ कहीं भी फेस कर सकता है, अभी क्लियर नहीं है। तो लेफ्ट कोने से ऐसे होगा, राइट कोने से ऐसे होगा, वाई तीसरे नंबर पे आएगा, और इमीडिएट राइट में वैकेंट सीट के, तो इस वाले केस में वैकेंट सीट ये होगी और इस वाले केस में वैकेंट सीट ये होगी। तो यहाँ पे तो 4 हो गए, तो 5 6 7, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे हो गए, दो केस चल रहे हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि मोर देन 2 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ वाई,
y के राइट में मोर देन टू बैठे हैं, ग्रेटर टू का लगा दिया मतलब मोर देन टू, y के राइट में मोर देन टू बैठे हैं। तो इससे एक बात मुझे समझ में आती है, बात क्या समझ में आती है कि y के राइट में अगर मोर देन टू बैठे हैं, तो एक बात बताओ, अगर आपने के एक मतलब एक आइडिया लेके चल रहे हैं कि मान लो y को इस वाले कोने से, सॉरी, वाई को यहां से आपने तीसरे नंबर पे बिठा दिया, मान लो नॉर्थ फेस कराते हुए आपने वाई को राइट एंड से तीसरे नंबर पे बिठा दिया, क्योंकि आपको ये तो बोला नहीं है ना कि वाई किस एंड से, किस कोने से तीसरे नंबर पे है, ये नहीं पता है। राइट कोने से भी हो सकता है, लेफ्ट से भी हो सकता है, और नॉर्थ में भी फेस कर सकता है, साउथ में भी कर सकता है, ऐसा हमें कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब यदि मैंने वाई को यहां से करा दिया राइट एंड से तीसरे नंबर पे बिठा दिया और नॉर्थ फेस करते हुए, आपको एक बात और बोली है क्या कि y के राइट में मोर देन टू बैठे हैं, मोर देन टू, तो क्या यहाँ पे मोर देन टू दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इस हिसाब से एक बात मेरे को ये चीज क्लियर हो गई कि y भैया नॉर्थ में फेस करेगा, तो इधर तो नहीं आएगा, लेकिन इधर जरूर आ जाएगा, y एक कोने से तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। और ये भी बोला था आपको कि वाई इमीडिएट राइट में वैकेंट सीट के, तो ये वाली जो सीट होगी वो खाली सीट होगी, मैंने यहाँ पे ये डैश लगा दिया वैकेंट सीट के। तो एक हमें ये तो पता चल गया नॉर्थ में किस तरीके से बनेगा। अब यदि इसी प्रकार से अगर मैं वाई को एक दो तीन, वाई को मैं अगर यहां रखता, तो ये साउथ फेस कर रहा है और वाई किसी एक कोने से तीसरे नंबर पे भी आ रहा है। लेकिन एक बात ये भी बोली है आपको कि वाई के राइट में मोर देन टू है, तो क्या यहाँ पे वाई के राइट में मोर देन टू आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे, यहाँ तो वाई के राइट में केवल दो आ रहे हैं। तो इस केस में y को हमें यहां से हटाना पड़ेगा, और y को कहां रखना पड़ेगा मेरे दोस्त? y को रखना पड़ेगा यहाँ पे, और y इमीडिएट राइट में है वैकेंट सीट के, तो वैकेंट सीट यहां बनेगी, क्योंकि साउथ का जो राइट बनता है वो आपका लेफ्ट में जाता है, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो y इमीडिएट राइट में हो गया वैकेंट सीट के, और तीसरे नंबर पे आ गया किसी कोने से, दोनों ही केसेस में। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बातें आपको क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आई होंगी। और देख लो y के राइट में मोर देन टू आ रहे हैं चार, और यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं? चार। क्लियर हो गई ये बात? आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या है। फिर बोल रहा है द वन हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू द वैकेंट सीट। अब कौन सी वैकेंट सीट, जो रो वन की है या जो रो टू की है, ये सब कुछ नहीं पता है, लेकिन वैकेंट सीट के अपोजिट बैठा है। मान लो कोई एक वैकेंट सीट है, उसके कोई अपोजिट बैठा है, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है ना। ये केवल एक आइडिया के लिए मैंने बना लिया कि ये वैकेंट सीट है और उसके अपोजिट कोई बैठा हुआ है। वो दो राइट में वाई के, मतलब ये वाला पर्सन टू राइट में है किसके? वाई के, है ना। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये दो राइट में वाई, नीचे वाला नीचे भी आ सकता है, मतलब नॉर्थ में फेस करते हुए साउथ में फेस करते हुए कैसे भी हो सकता है। मैंने एक आइडिया के लिए लिख लिया है। तो जो वैकेंट सीट के अपोजिट बैठा है ना, वो दो राइट में है वाई के। द वन हु सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू द वैकेंट सीट सिट सेकंड राइट ऑफ वाई, ठीक है जी। अब देखो वाई के सेकंड राइट में ये है, तो ये वाला पर्सन किसके अपोजिट हो जाएगा? जो वैकेंट सीट के होगा। तो ये वाली सीट कौन सी हो जाएगी? इस वाले में रो नंबर टू में वैकेंट सीट ये होगी, क्योंकि वाई के दो राइट में ये है। यहाँ पे वाई के दो राइट में ये वाला पर्सन है, और यहाँ पे वैकेंट सीट हो जाएगी ये। तो अपन को एक बात समझ में आ गई कि वैकेंट सीट समझ में आ गई है, दोनों ही रो में कौन कौन सी है। वहां पे रो नंबर टू में वैकेंट सीट ये गई, रो नंबर वन में वैकेंट सीट ये गई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को, उम्मीद करता हूँ। आगे देखते हैं आगे और क्या बोला जा रहा है। फिर बोल रहा है कि बोथ आई एंड जे सिट एडजेसेंट टू द वैकेंट सीट ऑफ द सेम रो। आई और जे सेम रो की वैकेंट सीट के अगल बगल में बैठे हैं, और नन ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम इज सिटिंग एडजेसेंट टू जेड, मतलब आई और जे में से कोई भी जेड के पास नहीं बैठा है ना। जेड के पास नहीं बैठा है, लेकिन आई एंड जे एडजेसेंट है वैकेंट सीट के सेम रो में। अब देखो, वैकेंट सीट एक तो ये गई, लेकिन आई और जे इसके अगल बगल नहीं आ सकते, आई और जे बगल में नहीं आ सकते, तो आई और जे जो अगल बगल में आएंगे वो केवल इसी वाले में आएंगे, आई स्लैश जे, और यहाँ पे आई स्लैश जे। यहाँ पे क्या बनेगा? आई स्लैश जे और आई स्लैश जे। वैकेंट सीट के अगल बगल हो गए, ऊपर वाली में पॉसिबल नहीं था इसलिए नीचे वाली में करा, और यहाँ पे नीचे पॉसिबल नहीं था, ऊपर वाली। आगे देखेंगे क्या बोला जा रहा है। और दोनों में से कोई भी जेड के पास है नहीं, तो आई और जे के पास जेड नहीं आएगा, याद रखेंगे, मतलब लिखा हुआ है वैसे तो। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन वी एंड जेड, वी और जेड के बीच में केवल दो लोग हैं, वी। अब देखो यहाँ पे ना पर्सन और सीट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैंने कहा वी और जेड के बीच में दो सीट है, और मैंने कहा दो पर्सन है, तो दो पर्सन का मतलब दो नोन पर्सन होने ही चाहिए उनके बीच में। देखो कहने का मतलब है, मैंने कहा वी और जेड के बीच में दो पर्सन आने चाहिए, तो दो पर्सन आने का मतलब उनके बीच में तीन सीट भी आ सकती है। अब आप पूछोगे कैसे? तो वो ऐसे कि मान लो इन तीनों में से एक वैकेंट सीट हुई, एक वैकेंट सीट हुई, तो दो पर्सन
नोन हो जाएंगे, है ना। और ये भी हो सकता है कि वी और जेड के बीच में दोनों ही नोन पर्सन आ जाए, कोई वैकेंट सीट ना हो। तो ये दो केसेस बन सकते हैं इसमें। लेकिन अगर आपको बोलता है कि वी और जेड के बीच में केवल दो ही सीट है, तो वो आपको अपने सहूलियत के लिए लिख लेना है कि भैया उनके बीच में दो सीट आ रही है और यहाँ पे दो पर्सन आ रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने आपको बस बताने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए ये चीज। ठीक है, चलिए आगे समझेंगे इसको, आगे क्या बोल रहा है। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन वी एंड जेड, वी और जेड के बीच में क्या है, दो पर्सन है। तो मैं ना इस चीज को लिख ले रहा हूं ताकि मुझे बाद में पता रहे, टू पर्सन की बात की गई है, कितनी, टू पर्सन की, सीट की बात नहीं करिए, पर्सन की बात करिए, है ना। पर्सन का मतलब क्या हो गया कि दो सीट आ सकती है और तीन सीट भी आ सकती है, याद रखना। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन वी एंड जेड, और जेड हु डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एंड्स, और जेड किसी कोने पे नहीं बैठा है। अब दोनों में से वी और जेड में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन लेफ्ट में कौन राइट में है। क्या ये चीज हम फिक्स कर सकते हैं, वी और जेड नहीं कर सकते, अभी छोड़ दो इस चीज को, होल्ड में रखेंगे। एट लीस्ट वन पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट में कम से कम एक पर्सन आना ही आना है। कम से कम एक पर्सन का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट एक तो आएगा ही आएगा, या एक से ज्यादा भी आ जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वी के लेफ्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू वन पर्सन जाएंगे, ये बात क्लियर है, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, पर्सन की बात की गई है, किसी पर्सन की। अभी कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, ठीक है, रखेंगे इसको, होल्ड में रखेंगे। एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आई, एच दो राइट में है आई के, ये चीज हम लोग कर सकते हैं क्योंकि आई मुझे पता है यहाँ पे कहीं पे मिल रहा था, है ना। अब देखिए, आई अपन को मिल रहा है, केस नंबर वन में आप एक चीज समझिए, अगर आपने आई को यहां से मतलब हटाना पड़ेगा ये वाली जगह से, क्यों, क्योंकि एच दो राइट में बन नहीं पाएगा, क्योंकि वहां तो जे दो राइट में बने, तो आई को यहां से हटा, तो यहां रहेगा जे, और यहां पे रहेगा कौन, अपना आई, ठीक है। आई रहेगा यहाँ पे। और आपको ये भी बोला गया है कि एच दो राइट में आई के, तो एक और एक दो, एच दो राइट में हो गया आई के। और सेम केस नंबर टू में आई को यहां से हटाना पड़ेगा, है ना। आई को यहां से हटाना पड़ेगा और यहाँ पे कौन बनेगा, जे। और इस केस में आई कहाँ पे बन जाएगा, आई बन जाएगा अपना यहाँ पे, और एच दो राइट में है आई के। तो एक और एक दो, एच अपना दो राइट में हो गया आई के, तो एक चीज हमें पॉइंट मिल गया, ये हमारा मतलब फिक्स हो चुका है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। आगे देखते हैं। यू फेसेस नॉर्थ एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, मतलब यू जो है नीचे वाली रो में आएगा, क्योंकि नॉर्थ फेस कर रहा है, यू नॉर्थ फेस कर रहा है ना। यू फेसेस नॉर्थ एंड सेकंड एंड सिट्स, और सिट है सेकंड लेफ्ट में, मतलब एक और एक दो, सेकंड लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन, वन मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इस वन इसके लिए यूज किया गया है, सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस ई, मतलब ये वाला पर्सन किसको फेस करेगा, ई को, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यू नॉर्थ में फेस करेगा, और उसके जो यू के दो राइट में आ रहा है उसके अपोजिट कौन आएगा, ई आएगा। करके देखते हैं क्या ये हो जाएगा क्या, यू, यू के दो राइट में ये और ई आ सकता है, ठीक है। यू, यू के दो राइट में ये, ई नहीं आ पाएगा, तो यू दो राइट ई, ठीक है। इसमें दो केसेस बन रहे हैं, यू के दो राइट में ये, लेकिन नहीं नहीं नहीं, लेकिन आप ये भी देखो कि आपको ये भी बोला है यू फेसेस नॉर्थ एंड सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन, मतलब ये ना कोई एक पर्सन, पर्सन बनेगा, वैकेंट सीट नहीं होगी, ये पर्सन बनेगा, याद रखना। ये कौन बनेगा, पर्सन बनेगा, वैकेंट सीट नहीं होगी। यू फेसेस नॉर्थ एंड सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस ई, जो ई को फेस कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस केस में यू यहां तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ वैकेंट सीट है, तो इस केस में यू केवल यहीं आएगा, और सेकंड लेफ्ट इसके, तो ई अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। केस नंबर टू में ये चीज फिक्स हो गई, लेकिन केस नंबर वन में यू को अगर मैं यहां रखता हूं तो यू के सेकंड राइट में ये हो गया, ई अपना यहां आ जाएगा। यू को अगर मैं यहां रखूंगा, यू के दो राइट में ये गया, ई नहीं आ पाएगा, और यू को यहां रखूंगा तो इसके दो राइट में ये गया और ई आ जाएगा, मतलब केस नंबर वन में अभी मतलब होल्ड पे रखेंगे इस चीज को, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। Z डज नॉट फेस J, Z किसको फेस नहीं कर रहा है, Z और J एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे। नीदर I नॉर Z इज एडजेसेंट टू E, मतलब I और Z में से कोई भी E के पास नहीं बैठेगा, एक पॉइंट ये भी है, ठीक है। अब एक चीज अगर ये पता चल गई कि I और Z में से कोई E के पास नहीं आएगा, तो एक बात बताओ, E यहां से तो कैंसिल, जो हम लोग E को यहां रख रहे थे, तो E डेफिनेट यहीं पे बनेगा, और E को ये फेस कर रहा है, इसके दो लेफ्ट में U ऐसे बनेगा। तो ये वाली पॉइंट फिक्स हो गई केस नंबर वन में भी, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये चीज फिक्स हो चुकी है तो मैं यहां से ये U वाला पार्ट हटा दे रहा हूं, इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है। फिर और कौन सा पॉइंट है जो फिक्स कर सकते हैं, अभी ये सब पॉइंट ना मैं फिक्स नहीं कर पाऊंगा, इनको होल्ड पे रखा हुआ है। मोर देन थ्री सीट्स आर बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के बीच में मोर देन थ्री
सीट है, SEAT, सीट्स लिख दिया मैंने, किसके बीच में, एक्स और डब्ल्यू के बीच में, और दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है। और डब्ल्यू हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, डब्ल्यू कहाँ पे बैठा है, एंड पे बैठा है। वन पर्सन सिट इन जी एंड के, जी और के बीच में वन पर्सन है, पर्सन लिख दिया है, किसके बीच में, जी और के बीच में। और के हु डज नॉट फेस डब्ल्यू, और डब्ल्यू को कौन फेस नहीं कर रहा है, के फेस नहीं कर रहा है। अब ये सब चीजें ना मेरे को फिक्स करनी है इसमें, किस तरीके, किसी ना किसी तरीके से। एक्स और डब्ल्यू को देखते हैं, एक्स और डब्ल्यू के बीच में मोर देन 3 है और डब्ल्यू एंड पे आएगा। कैसे कर सकते हैं, देखो, डब्ल्यू अगर, कहाँ बोल रहा है, डब्ल्यू एंड पे आएगा, डब्ल्यू एंड पे आएगा, और एक्स और डब्ल्यू के बीच में मोर देन 3 है। डब्ल्यू को अगर मैंने इस कोने पे रख दिया तो मोर देन 3 सीट, एक, दो, तीन, चार, एक्स तो आ ही नहीं पाएगा। तो मतलब केस नंबर 1 में से डब्ल्यू ऊपर तो नहीं आना है। डब्ल्यू कहाँ आ सकता है, नीचे। अगर मैं यहाँ रखता हूँ, डब्ल्यू को कोने पे रख दिया, क्योंकि डब्ल्यू को हम लोग को क्या बोला है, कोने पे रख सकते हैं। तो डब्ल्यू कोने पे रखे तो एक, दो, तीन, चार, एक्स यहाँ भी आ सकता है और एक्स यहाँ भी आ सकता है। और डब्ल्यू को अगर इस कोने पे रखूंगा तो एक, दो, तीन, चार, एक्स आ सकता है। मतलब डब्ल्यू इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। अगर ऊपर रख के देखूं डब्ल्यू को इस कोने पे, क्योंकि डब्ल्यू कोने पे आना है, तो एक, दो, तीन, एक्स नहीं आ पाएगा। और इस केस में रख के देखूं डब्ल्यू को यहाँ पे एक, दो, हाँ, तो इस केस में क्या बनेगा कि डब्ल्यू और एक्स ऐसे ही बनेंगे। ठीक है। अब किस कोने पे आएगा डब्ल्यू, ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये होल्ड पे रखेंगे। इस केस में कैसे भी बन सकता है, अभी इस चीज को भी होल्ड पे रखेंगे। डब्ल्यू के सामने के नहीं आएगा, डब्ल्यू के सामने के नहीं आएगा, चलो ये इसका पता नहीं कैसे होगा। जी और के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, जी और के बीच में एक पर्सन है, जी मेरे पास है क्या कहीं पे, नहीं है। जी और के बीच में एक पर्सन कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है, और ऐसे भी बन सकता है, और जी यहां रख दूं तो के यहां भी बन सकता है। अभी होल्ड पे रखेंगे इस चीज को भी, ठीक है। आई और जेड में से कोई ई के पास नहीं आएगा, आई और जेड में से कोई ई के पास तो आ ही नहीं रहे ना वैसे भी, चलो इसका कोई सेंस नहीं है, हटा दो। जेड के सामने जे नहीं आएगा, जे ऑलरेडी फिक्स है। जेड के सामने जे नहीं आएगा, तो जेड अपना जे के सामने नहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जेड नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, जेड से रिलेटेड फिर कुछ है क्या मेरे पास। हाँ, वी और जेड के बीच में दो लोग आने हैं, दो पर्सन आने हैं वी और जेड के बीच में, वी और जेड के बीच में दो लोग आने हैं। और जेड किसके सामने नहीं आ रहा था, जेड जे के सामने नहीं आ रहा था, जेड जे के सामने नहीं आ रहा था। और वी और जेड के बीच में दो पर्सन, ठीक है, वी और जेड के बीच में दो पर्सन। देखो, अगर मैंने जेड कोने पे आना नहीं है, वी को मैंने यहां रख लिया मान लो, तो एक और एक दो पर्सन, जेड नहीं आ पाएगा। तो मतलब केस नंबर 1 में ऊपर तो जाएंगे नहीं, ये वी और जेड ऊपर तो जाएंगे नहीं, तो नीचे ही इनको रखना पड़ेगा कहीं पे, कहीं पर नीचे रखना पड़ेगा। तो वी को यहां रख लिया, तो एक, दो, ये तो दो सीट हुई, हमें पर्सन चाहिए, तो दूसरा पर्सन ये, तो जेड नहीं आ पाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि वी और जेड जो बनेंगे इसमें वो ऐसे बनेंगे, वी और जेड, एक, दो, और वी और जेड, ऐसे दो पर्सन आ गए। लेकिन जेड कोने पे है नहीं, और जेड अगर कोने पे नहीं है तो यहां रहेगा वी और यहां रहेगा जेड, इस तरीके से बन गया। क्या ये बात समझ में आती है। जेड जे के सामने नहीं आएगा, तो देखो जेड जे के सामने नहीं भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी। अब वो एक बात और थी, इससे रिलेटेड एक और हम लोग के पास लाइन थी कि एक्स और डब्ल्यू के बीच में मोर देन 3 सीट्स आएंगे, डब्ल्यू कोने पे, तो डब्ल्यू हमने यहीं पे फिक्स कर रहे थे। और मोर देन 3 सीट, एक, दो, तीन, चार, एक्स अपना यहां बन गया इस तरीके से। जरा इस पे भी नजर डालते हैं, इस वाली चीज पे भी नजर डालते हैं कि वी और जेड यहां तो नहीं बन सकते, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं। तो वी और जेड ऊपर बनेगा, जेड कोने पे है नहीं, तो जेड यहां रखता हूं तो एक, दो, वी आ सकता है। जेड को यहां रखूंगा तो वी नहीं बनेगा, और जेड को यहां रखूंगा तो एक, दो, वी नहीं बनेगा, तो जेड अपना डेफिनेट यहीं बनेगा, एक, दो छोड़ के वी ऐसा है। वी और जेड के बीच में दो पर्सन आ गए, वी और जेड के बीच में दो पर्सन, और जेड कोने पे है नहीं। क्या ये बात समझ में आती है। अच्छा जी। तो इसका मतलब हमने ये वाला पॉइंट फिक्स कर लिया है। अब देखो जेड जो है आई और जे के पास नहीं है, जेड आई और जे के पास नहीं, तो जेड ना तो आई जे के पास आ रहा है, ना इस केस में जेड आई जे के पास आ रहा है। मतलब ये लाइन पता नहीं क्यों इसमें लिखी हुई है, बकवास है। और आपको ये भी बोला है, देखो वी के लेफ्ट में मोर देन वन पर्सन सिट करता है, एक ये वाला पॉइंट देखो, वी के लेफ्ट में मोर देन वन पर्सन। तो यहाँ पे वी के लेफ्ट में मोर देन वन पर्सन है, और यहाँ पे भी वी के लेफ्ट में मोर देन वन पर्सन है। दोनों ही केस में दोनों चीजें सही चल रही हैं अभी तक तो। अच्छा जी। जेड के सामने जे नहीं आएगा, जेड के सामने जे नहीं आ रहा, जेड के सामने जे नहीं आ रहा, ओके। फिर आई और जेड में से कोई भी ई के पास नहीं आएगा, आई और जेड में से ई के पास नहीं आ रहा, और आई और जेड में से ई के पास नहीं आ रहा। मतलब यहां तक की हमने सारी चीजें फिक्स कर ली हैं। एक्स और डब्ल्यू के सामने के नहीं आएगा, एक्स और डब्ल्यू के बीच में मोर देन 3 सीट्स हैं। एक्स और डब्ल्यू के सामने बीच में मोर देन 3 सीट्स हैं। और यहाँ पे एक्स और डब्ल्यू के बीच में एक, दो, तीन, चार, मोर देन 3 सीट्स आ रही हैं, ओके। और डब्ल्यू के सामने आएगा नहीं, डब्ल्यू के सामने के नहीं आएगा, यहाँ पे डब्ल्यू के सामने के नहीं आएगा, यहाँ पे डब्ल्यू के सामने के यहाँ नहीं आएगा, तो के अपना एक ही जगह बची, के अपना यहाँ बनेगा, ठीक है।
और एक पॉइंट अब अपना बचा है कि जी और के बीच में 1% आएगा। जी और के बीच में 1%। तो देखो जी और के बीच में 1% आएगा तो जी अपना डेफिनेट यहीं रख सकते हैं। और इस केस में जी और के लिए केवल दो ही जगह बची है, ये दोनों जगह बची है, तो जी और के बीच में 1% नहीं बनेगा और ये केस अपना क्या हो जाएगा, प्रॉपर गलत हो जाएगा। केस नंबर 2 इज करेक्ट, ओनली केस नंबर 1 इज राइट। तो अरेंजमेंट क्या बना, जी एच के आई वैकेंट सीट जे ई, और रो नंबर 1 में डब्ल्यू वैकेंट सीट वाई जेड यू एक्स बी। तीन और तीन 6 और 6 12। अगर आप लोगों ने भी यही सॉल्यूशन बनाया और ऐसी ही पजल बनाई है तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या सही था या नहीं था, राइट। कैसी लग रही है पजल ये भी बताइएगा। मूव करेंगे अपनी आज की तीसरी पजल पे, और तीसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, ठीक है। 9% आपको बोला जा रहा है, 9% सी डी ई एफ जी एच आई जे के, 9 लोग हैं, आर सिटिंग इन द लीनियर रो। सभी लोग लीनियर रो में बैठे हुए हैं। नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ, जो लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं वो एक ज्यादा है नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ। सिंपल सी बात है, मैथ्स में आप लोगों ने सीखा होगा, टोटल 9 लोग हैं, है ना। टोटल 9 लोग हैं। अब नॉर्थ और साउथ में क्या बोला, नॉर्थ जो लोग फेस कर रहे हैं वो एक ज्यादा है साउथ से। तो जो एक ज्यादा है ना, उसको एक को इस 9 में से घटा दो, कितने बचे, 8 बचे। इन 8 को आधा आधा बांट दो नॉर्थ और साउथ में। 4 लोग नॉर्थ के हो गए, 4 लोग साउथ के हो गए। एक मोर किसके पास था, नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ इज वन मोर। नॉर्थ वाले में एक ज्यादा था ना, तो नॉर्थ में ये जो एक घटाया था वो एक ऐड कर दो, कितने हो गए, 5। और ये कितने हो गए, 4। क्या ये बात क्लियर है। तो नॉर्थ में जो लोग फेस करेंगे वो 5 लोग होंगे, और साउथ में जो लोग फेस करेंगे वो 4 लोग, ठीक है। तो नॉर्थ के 5 लोग और साउथ के 4 लोग। ऑल्सो देयर एज लाइज बिटवीन 18 से 45, 18 से 45 के बीच में उनकी एज है, और नन ऑफ देम हैज द सेम एज, किसी के भी सेम एज है नहीं। नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। कोई भी दो लोग जो साथ में बैठे हैं, नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन। नॉट मोर देन टू मतलब कोई भी दो लोग, मान लो ये दो बैठे हैं तो दो नॉर्थ में कर सकते हैं, लेकिन तीसरा वाला जो आएगा वो साउथ ही करेगा फिर। या फिर दो अगर साउथ कर रहे हैं तो तीसरा जो होगा वो नॉर्थ होगा, ठीक है। ये सब बातें थी इसमें जो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब इसको फटाफट से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए, ठीक है। तो ये तो पता है अपन को कि नॉर्थ में 5 लोग फेस करेंगे और साउथ में कितने करेंगे, 4 लोग फेस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन, देखें क्या बनेगा। और यहाँ पे हमने प्रॉपर ब्लैंक पेज रख रखा है। जे डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन, तो जे अपना कहाँ करेगा, जे अपना करेगा नॉर्थ। जे कहाँ करेगा, नॉर्थ में। सी इधर सिट्स सी इधर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट और थर्ड राइट ऑफ जे, ओके। या तो जे के थर्ड राइट में है। अब जे कहां पे कर रहा है, जे नॉर्थ में कर रहा है। तो जे के अगर थर्ड राइट में है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक, दो, तीन, सी तीन राइट में है जे के, ऐसे बन जाएगा। या इमीडिएट लेफ्ट में है, और अगर इमीडिएट लेफ्ट में है जे के तो इमीडिएट लेफ्ट में ऐसे बन जाएगा सी, ठीक है। बात क्लियर है इतनी। और जे कहां पे कर रहा है, जे नॉर्थ में कर रहा है। जे कहां कर रहा है, नॉर्थ में कर रहा है। जे हमने नॉर्थ में फेस करा दिया इस तरीके से। सी एंड जे आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, तो जे अगर नॉर्थ है तो सी साउथ करेगा, और यहां पे सी क्या करेगा, साउथ। ये दो केस अपन के पास साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, वन एंड सेकंड वन दिस। जे सिट्स टू प्लेस अवे फ्रॉम एच, बोथ आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। जे दो प्लेस की दूरी पे है एच से, जे दो प्लेस की दूरी पे एच से। देखो केस नंबर 1 में क्या हो सकता है, एच यहां भी आ सकता है ना। और आप ऐसा भी हो सकता है, एक दो एच है, और इसमें भी एच और एच ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो 4 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी ऐसे। तो आगे और पढ़ लेते हैं पहले। इसको लिख लेते हैं, इस पॉइंट को क्या बोला गया है कि जे सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम एच, मतलब जे और एच के बीच में एक पर्सन आएगा, ठीक है। बोथ आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में जितने लोग हैं वो सेम है आई के लेफ्ट से, इक्वल है किसके, आई के लेफ्ट से। मतलब एच के लेफ्ट में अगर एक्स पर्सन है तो आई के लेफ्ट में भी एक्स पर्सन आएंगे। एच सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, और एच किसी एक कोने पे बैठा है, एच कोने पे बैठा है। तो चलो इससे अब एक बात समझ में आती है कि इस केस में अगर जे और एच के बीच में एक पर्सन, तो एच यहां तो नहीं आएगा क्योंकि एच कोने पे नहीं बन पाएगा, तो एच अपना डेफिनेट कहाँ आएगा, एच यहीं पे बनेगा, है ना। और एच कोने पे हो गया। और ये भी आपको बोला गया था जे और एच अपोजिट कर रहे हैं, तो जे नॉर्थ है तो एच कहाँ करेगा, साउथ करेगा। केस नंबर 2 में जे और एच के बीच में एक पर्सन है, तो एक पर्सन छोड़ के मैंने एच यहां बना दिया और इसको कोने पे कर दिया, कोने पे कर दिया। और जे और एच अपोजिट कर रहा है, जे नॉर्थ, तो एच क्या करेगा, साउथ। और केस नंबर 2 का एक और पार्ट बन जाएगा 2A, जिसमें मैं ऐसा भी कर सकता था कि सी साउथ है, जे नॉर्थ है, और जी और एच के बीच में ये सी आ जाए और एच अपना यहाँ पे आ जाए इस तरीके से। और जी और एच कहाँ कर रहे हैं, अपोजिट, तो एच करेगा साउथ। तो एच कॉर्नर पे हो गया, तो 3 4 5
छ, सात, आठ और नौ। और यहाँ पे एच कॉर्नर पे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9। एच कॉर्नर पे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9% की पोजीशंस और प्लेसेस हमने फिक्स कर लिए इन ऑल द केसेस, इन ऑल द केसेस, राइट। चलिए, ये जे और एच वाला हो गया, एच कॉर्नर पे हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, जे नॉर्थ हो गया। एच के लेफ्ट में जितने, अब ये पॉइंट फिक्स करेंगे, एच के लेफ्ट में जितने उतने आई के लेफ्ट। यहाँ पे एच के लेफ्ट में देखो, आप काउंट करने में अगर दिक्कत हो तो आप इसका वाइस वर्सा कर लो। एच के राइट में कितने आ रहे हैं? 0, तो आई के राइट में 0 कर दो। तो आई को भी कॉर्नर पे रखना पड़ेगा, लेकिन आई को नॉर्थ फेस कराना पड़ेगा, तभी आई के राइट में 0 आएंगे। यहाँ पे एच के लेफ्ट में काउंट करना आसान है, 0, तो आई के लेफ्ट में 0 करने के लिए आई को यहाँ रख दो और आई को नॉर्थ फेस करा दो। यहाँ सेम वही वाली बात है, देखो केस नंबर 1 के जैसे, एच के लेफ्ट में बहुत सारे हैं, मतलब 8 लोग हैं, तो आई के राइट में, सॉरी सॉरी क्या बोला था, एच के लेफ्ट में, एच के लेफ्ट में कितने, 8 लोग हैं, तो आई के लेफ्ट में 8 लोग करने के लिए आई को नॉर्थ करा। ये चीज अपन को समझ में आती है, ठीक है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ये सारी चीजें आप सभी को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मैं आगे मूव करूंगा और देखता हूँ क्या बोला जा रहा है। यहां से अपन को स्टार्ट करना, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द वन हुज एज इज 35 एंड आई। आई और 35 वाले एज के बीच में दो लोग बैठे हैं। आई अगर ये गया तो एक दो, 35 वाला जो पर्सन बनेगा अपना, 35 वाला जो पर्सन बनेगा, एक दो 35 वाला पर्सन यहाँ पे बनेगा। आई अपना ये गया एक दो, 35 वाला पर्सन यहाँ पे बनेगा। और आई अपना ये गया एक दो, 35 वाला पर्सन अपना यहाँ पे बनेगा, इस तरीके से, राइट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। इमीडिएट नेबर ऑफ सी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। सी के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है, सी के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन में। तो सी के इमीडिएट नेबर अगर सेम डायरेक्शन में करेंगे तो वो दोनों साउथ तो नहीं कर सकते केस नंबर 1 में, क्योंकि अगर साउथ करेंगे तो 3 लोग एक साथ साउथ कर जाएंगे, तो ये दोनों कहाँ करेंगे? नॉर्थ करेंगे। केस नंबर 2 में इमीडिएट नेबर ऑफ सी सेम डायरेक्शन है, तो जे अगर नॉर्थ कर रहा है तो ये वाला पर्सन भी कहां करेगा? नॉर्थ करेगा। और इस केस में इमीडिएट नेबर ऑफ सी सेम डायरेक्शन करेंगे तो केस नंबर 2 है गलत, क्योंकि एक साउथ कर रहा है और एक नॉर्थ कर रहा है, तो ये तो ब्लंडर हो गया। और जब ब्लंडर हो गया तो भगा दो इसको, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। के सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी और नन ऑफ देम इज एडजेसेंट टू आई और जे। मतलब के इमीडिएट राइट में है डी के आई आर डी, मतलब के इमीडिएट राइट में डी के, और दोनों में से के और डी में से कोई भी आई और जे के पास नहीं आएगा, आई और जे के पास नहीं आएंगे इनमें से कोई भी, ठीक है। के और डी में से कोई भी आई और जे के पास नहीं आएगा। तो के इमीडिएट राइट में है डी के, ये अब हम लोग को बोला गया है कि के इमीडिएट राइट में है डी के, इसको दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे। और दोनों में से कोई भी, के और डी में से कोई भी आई और जे के पास नहीं बन के आएगा। जरा केस नंबर 1 पे गौर फरमाइएगा। के अगर इमीडिएट राइट में डी के, मतलब मुझे दो पोजीशन लगातार खाली चाहिए जो कि यहाँ पे मिल रही है, लेकिन के और डी में से कोई भी आई और जे के पास नहीं आएगा, तो दोनों में से कोई एक तो आई के पास आएगा, तो यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ पे भी नहीं रख सकता, क्योंकि के और डी आएंगे तो यहीं पे, क्योंकि दोनों के लिए के इमीडिएट राइट में डी के दो लगातार कंसेक्यूटिव प्लेसेस चाहिए, तो यहीं पे बन सकते हैं जे और सी के बीच में। लेकिन आपको बोला है के और डी में से कोई भी आई और जे के पास नहीं आएगा, तो यहाँ जे के पास आएगा, तो केस नंबर 1 भी गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब केस नंबर 2 ए भी गलत है, केस नंबर 2 बचता है बस। तो जे के पास आएंगे नहीं, आई के पास आएंगे नहीं, तो इन तीनों जगह में से कहीं पे आ सकते हैं के और डी, इन तीनों जगह में से कहीं पे आ सकते हैं के और डी। मुझे नहीं पता कैसे आएंगे, लेकिन आएंगे। कैसे आएंगे नहीं पता, लेकिन आएंगे, ठीक है। अब कैसे आएंगे वो आगे देखते हैं। डी एंड एच आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, डी और एच अपोजिट कर रहे हैं, तो एच अगर साउथ कर रहा है तो डी कहां करेगा? नॉर्थ करेगा। डी कहां करेगा? नॉर्थ, क्योंकि डी और एच अपोजिट कर रहे हैं, तो एच केस नंबर 2 में साउथ, तो डी करेगा नॉर्थ। केस नंबर 1 ऑफ 1 है, तो 2 है तो गलत हो चुका है, ठीक है। और के इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज सी, के सी की जैसे फेस कर रहा है, सी साउथ कर रहा है, तो के कहां करेगा? के करेगा नॉर्थ। तो कहने का मतलब है दोनों ही नॉर्थ कर रहे हैं, के इमीडिएट राइट में डी के, और दोनों ही नॉर्थ में कर रहे हैं। है जी, गलत तो नहीं करा मैंने कुछ? क्या बोल रहा है? डी एंड एच आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, डी और एच अपोजिट, तो एच साउथ, तो डी नॉर्थ, ओके। और के सेम डायरेक्शन है सी, सी साउथ, अच्छा अच्छा सी साउथ कर रहा है, सॉरी सी साउथ कर रहा है, तो के भी क्या करेगा? के भी क्या करेगा? साउथ करेगा, ठीक है। अब के इमीडिएट राइट में डी को, डी नॉर्थ करेगा, तो डी को यहां तो रख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसके इमीडिएट राइट में के नहीं बन पाएगा, क्योंकि सी बनेगा। अब देखो डी को अगर मैं 35 वाले नंबर पे रख दूं, तो डी के इमीडिएट राइट में के बन तो जाएगा, लेकिन के साउथ नहीं करेगा, तो डी अपना डेफिनेट यहीं पे रहेगा। यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। डी अपना डेफिनेट यहां आ गया, और डी कहां कर रहा है? नॉर्थ में।
और डी के इमीडिएट राइट में डी के, तो के आ जाएगा अपना यहाँ पे, और के कहाँ कर रहा है, साउथ में, तो के कर गया साउथ में, और के की एज 35 हो गई, ये पता चल गया है। और के और डी में से कोई भी आई जी के पास नहीं आएगा, दोनों में से कोई भी आई और जे के पास नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बन रहा है। द एज ऑफ जे, जे की एज 1 साल ज्यादा है के से, जे की एज 1 साल ज्यादा है के से, तो के की 35 है, तो जे की कितनी हो जाएगी, जे की हो जाएगी 36, ठीक है। आगे देखिए, एज ऑफ जे इज ट्वाइस द एज ऑफ आई, जे की एज दुगनी है आई से, तो आई कितने का हो जाएगा, आई हो जाएगा 18 का, जे तभी दुगना होगा उससे, ठीक है। एफ नीदर सिट एडजेसेंट टू के नॉट डी, एफ के और डी के पास आएगा नहीं, तो एफ डी और के पास नहीं आ रहा है, तो एफ अपना जो आएगा जे और एच के डेफिनेट बीच में ही आएगा, ठीक है। एफ अपना आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, एफ एंड द वन हुज एज इज 18 आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, एफ और 18 वाले साथ में नहीं बैठे हैं, तो ये तो नहीं बैठे ना, इसका क्या ही मतलब था इस बकवास लाइन का, बस इसका कोई सेंस ही नहीं है। द वन हुज एज इज 42, जिसकी एज 42 है, वो तीन लेफ्ट में है जी के, 42 वाला तीन लेफ्ट में जी के, 42 तीन लेफ्ट में है जी के, जी कहाँ है, जी अपना पता नहीं कहाँ है, जी कहीं भी आ सकता है, ठीक है, इसको होल्ड पे रख लेते हैं अभी। The one whose age 40 थर्ड लेफ्ट, the one whose age is 42 sits to the right of k, और 42 वाला राइट में है के, तो k अपना ये गया, k अपना ये गया, तो 42 वाला अगर राइट ऑफ k है, 42 वाला अगर राइट ऑफ k है, तो k का राइट ऐसे ही जाएगा, तो 42 वाला यहाँ पे आएगा, 42 राइट ऑफ k हो गया, और 42 तीन लेफ्ट में g के, तो एक दो जी अपना यहाँ आ जाएगा, जी अपना यहाँ आ जाएगा, 42 तीन लेफ्ट में हो गया जी के, एक दो तीन, 1% बचा, 1% कौन सा है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के थे, तो सी डी ई रह गया, ई को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, तो सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। अभी एजेस पता लगानी रह गई है अपन लोगों को, एज और पता लगा लेते हैं। द एज ऑफ द एज डिफरेंस बिटवीन जे के इज सेम एज आई एच, जे के और आई एच का एज डिफरेंस सेम है, जे के का जो एज डिफरेंस है वो इक्वल है किसके, आई एच के एज डिफरेंस से। तो जे के का कितना है भैया, जे का 36, के का 35, 36 35 मतलब इनका डिफरेंस आ रहा है एक, तो आई और एच का भी कितना आना चाहिए एक, तो आई का 18 है, तो एच का कितना हो सकता है, एच का हो सकता है 19 या 20 में से, एच का कितना हो सकता है, एच का 19 या 20 में से कोई सा भी हो सकता है एज, ठीक है। आगे देखते हैं, जीज एज इज एन ऑड नंबर, जी की एज ऑड नंबर है जो कि 2 साल ज्यादा है एच से। अब देखो, जी की एज ऑड नंबर है, जी की एज ऑड नंबर है, और जी की 2 साल ज्यादा है एच से, तो एच से अगर 2 साल ज्यादा 20, अगर मैं एच की रखूंगा तो जी की हो जाएगी 22, लेकिन ऑड नंबर नहीं बनेगा, तो एच की डेफिनेट कितनी रहेगी, एच की रहेगी 19, एच की रहेगी 19, और जी की हो जाएगी कितनी 21, जी की हो जाएगी 21, तो जी को हमने यहाँ रख दिया 21 एज में, ठीक है। अभी मेरे को डी की नहीं पता है, सी की नहीं पता और एफ की नहीं पता है, डी सी और एफ इज अननोन, राइट। डीज एज इज ट्वाइस ऑफ एच, डी की एज दुगनी है एच से, तो एच अगर 19 है तो डी 38 का हो जाएगा, तो डी को मैंने रख दिया 38 पे, ठीक है। आगे, जिसकी एज 44 है वो इमीडिएट राइट में है 36 वाले के, तो 44 की एज इसकी हो गई, और सी की एज 6 साल ज्यादा है जी से, सी की एज 6 साल ज्यादा है जी से, तो जी की 21, और ये सी हो जाएगा 27 का, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन पता करनी रह गई है ई की और एफ की, तो देखो आई और डी दोनों नॉर्थ कर रहे हैं, तो ई डेफिनेटली कहाँ करेगा, साउथ करेगा, ठीक है, ये साउथ करेगा, तो एक दो तीन चार, चार नॉर्थ हो गए, तो पांचवा भी नॉर्थ करेगा ये वाला पर्सन, तो आपका ऑर्डर क्या बनेगा, आई ई डी के जी सी जे एफ एच, और इनकी एजेस है 18 42 38 35 21 27 36 44 और 19, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा और इसी तरीके से इसका मतलब अरेंजमेंट बनाया होगा जो मैंने आपको बता के दिया है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिल रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों जगह पे अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे गिवन है, राइट। तो सेशन कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे पहले के 2 पार्ट की लिंक मैंने प्लेलिस्ट जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।